कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आपका। आज हम लोग भूकंप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार परीक्षाओं में आए हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुँच सके। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं ये, और आपको चैप्टर वाइज MCQ के माध्यम से प्रत्येक चैप्टर कवर कराया जा रहा है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है भूकंप के उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्था पुनस्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? होम्स, रीड, जॉली, डेली। तो देखिए प्रत्यास्था पुनस्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन रीड जी के द्वारा किया गया है। ठीक है। अच्छा, ये प्रत्यास्था पुनस्चलन सिद्धांत है क्या? रीड जी ने बताया कि जैसे प्रत्येक चट्टानों में अपने तनाव सहने की एक क्षमता होती है, लेकिन जब तनाव बल अधिक हो जाता है तो ये चट्टानें जो हैं आपस में टूट जाती हैं और टूट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो जाती हैं, पुनः अपने स्थान पर ये वापस आती हैं। और इन्हीं के टूटने से जो भ्रंशन की घटनाएं, जो टूटने की घटनाएं होती हैं, इन्हीं को हम लोग भूकंप के नाम से जानते हैं। ठीक है, यही है प्रत्यास्था पुनस्चलन का सिद्धांत। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है? भूकंप विज्ञान, तापमान, ज्वालामुखी, दबाव एवं घनत्व। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी हम लोगों को सिस्मोलॉजी यानी भूकंप विज्ञान से प्राप्त होती है। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान के अंतर्गत हम लोग तथ्यपूर्ण विश्लेषण के भागों को शामिल करते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहते हैं? मतलब भूगर्भ में जहां भूकंप की जहां से उत्पत्ति होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र, भूकंप अधिकेंद्र, भूकंप केंद्र, इग्लोजाइट। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? भूकंप केंद्र। ठीक है, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होगी उसको क्या बोलेंगे? भूकंप केंद्र। चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटर की तरफ। अच्छा, आगे मिलेगा क्वेश्चन, एपी सेंटर भी आपको, अभिकेंद्र किसे कहते हैं ये भी मिलेगा, तो वहीं इसको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भूकंप मूल फोकस वह स्थान होता है जहां धरातल पर भूकंपीय लहरों का सर्वप्रथम ज्ञान होता है, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, जहां से भूकंप के उत्पत्ति के पश्चात उसकी लहरें ठीक नीचे स्थित स्थान तक यात्रा करके पुनः वापस लौट आती हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जहां, वही बताए ना, भूकंप केंद्र को ही हम लोग फोकस बोलते हैं। जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको क्या बोलते हैं? भूकंप केंद्र या फोकस, मूल फोकस। ठीक है। अच्छा, एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको क्या बोलते हैं? फोकस या भूकंप केंद्र। गुटनबर्ग और रिटर ने भूकंप की गहराई के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया है: साधारण भूकंप, मध्यावर्ती भूकंप और अत्यधिक गहराई वाले भूकंप। ठीक है, ये भी पूछा गया है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि गुटनबर्ग और रिटर ने भूकंप को गहराई के अनुसार कितने भागों में विभाजित किया है? 3 भागों में। कौन कौन? साधारण भूकंप, मध्यवर्ती भूकंप और गहराई वाले भूकंप। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अधिकेंद्र या एपी सेंटर आ गया ना। अधिकेंद्र या एपी सेंटर भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है पृथ्वी के अंदर भूकंप के उद्गम स्थान से भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से। वह स्थान जहां भूकंप का अनुभव किया जाता है, भूपृष्ठ का वह बिंदु जहां पहला झटका अनुभव किया जाता है। तो देखिए पृथ्वी के अंदर भूकंप के उद्गम स्थान को फोकस या भूकंप केंद्र बोलते हैं, और भूकंप के उद्गम केंद्र के भूपृष्ठ बिंदु पर, जैसे मान लीजिए जमीन के नीचे तो भूकंप का उद्गम हुआ, लेकिन जमीन के भूपृष्ठ पर जहां सबसे पहले जहां उसका केंद्र बनेगा पृथ्वी के भूपृष्ठ पर, उसको क्या बोलते हैं? एपी सेंटर या अधिकेंद्र। ठीक है, भूकंप के उद्गम केंद्र के ऊपरी पृष्ठ भूपृष्ठीय बिंदु से। ठीक है, उसी को बोलते हैं एपी सेंटर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? ठीक ऊपर के बिंदु को, तो उसको क्या बोलते हैं? अंतः केंद्र, मूल केंद्र, उत केंद्र, मध्य केंद्र। तो उसको क्या बोलते हैं? एपी सेंटर। अब एपी सेंटर को अधिकेंद्र भी लिखा मिलेगा आपको और उत केंद्र भी लिखा मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा उसको एपी सेंटर बोलते हैं। ठीक है, अभी पिछला क्वेश्चन इसी पे था, तो उसको क्या बोलेंगे? उत केंद्र या एपी सेंटर। जहां भूकंप की तरंगें सबसे पहले महसूस की जाएंगी उसी को हम लोग एपी सेंटर बोलते हैं। भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं, गौण तरंगे, यल तरंगे, प्राथमिक तरंगे, प्राथमिक एवं गौण तरंगे। तो ये कौन सी होती हैं? धरातलीय तरंगे, जो धरातल पे गमन करती हैं उसको हम लोग यल तरंगे बोलते हैं। कौन सी तरंगे बोलते हैं? यल तरंगे। यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। यल तरंगों की खासियत क्या होती है? इनका वेग सबसे कम होता है। ठीक है, 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच में इनका वेग होता है। ये धरातल पर सबसे अंत में पहुंचती हैं। ठीक है, और यही सबसे विनाशकारी तरंगे होती हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे विनाशकारी तरंगे एलपीएस में कौन होती हैं? तो यल होती हैं। ठीक है, सबसे विनाशकारी तरंगे कौन होती हैं? यल तरंगे। इन्हीं को धरातलीय तरंगे भी बोलते हैं। इनका वेग चूंकि कम होता है, 1.5 किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग के बीच का किलोमीटर प्रति सेकंड का वेग होता है। तो धरातलीय तरंगे कौन सी हो जाएंगी? यल तरंगे। प्राथमिक तरंगों को हम लोग प्राइमरी यानी पी और द्वितीयक तरंगों को हम लोग सेकेंडरी यानी यस बोलते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, दीर्घ पृष्ठीय, क्षैतिजीय। तो सबसे ज्यादा यल तरंगों को ही दीर्घ पृष्ठीय तरंगे बोलते हैं। यानी यल तरंगे जो है ये सबसे ज्यादा हानि पहुंचाती हैं। सबसे विनाशक तरंगे कौन सी तरंगे हैं? यल तरंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा, अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? शार्क, सुनामी, स्केल, केम। तो इसको क्या बोलते हैं? सुनामी बोलते हैं। जो सागर, जैसे सागर में जो भूकंप आता है तो उससे क्या होता है? सुनामी उठती है। ठीक है, सुनामी मतलब समुद्री तूफान। सुनामी को क्या बोलते हैं? समुद्री तूफान। सुनामी शब्द जो है ये जापानी शब्द है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जब सुनामी आती है तो सुनामी की गति बहुत तबाही मचाती है। सुनामी, इसकी गति जो है वो 420 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, और इसकी लहरें जो है वो 10 से 18 मीटर यानी 18 से भी ऊंचाई पर उठती हैं, लेकिन 10 से 18 मीटर की ऊंचाई इनकी लहरों की होती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सुनामी का मुख्य कारण निम्न में से कौन है? ज्वालामुखी, भूकंप, चक्रवात, प्रतिचक्रवात। तो देखिए, जब भूकंप आता है तो समुद्र के अंदर लहरें उठती हैं। ठीक है, इन्हीं को हम लोग सुनामी बोलते हैं। यानी विकल्प बी सही हो जाएगा, भूकंप। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? परिप्रशांत महासागरीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी, मध्य महासागरीय पेटी। तो देखिए, प्रशांत महासागरीय यानी परिप्रशांत महासागरीय पेटी में सबसे ज्यादा 63% भूकंप इसी में आते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग रिंग ऑफ फायर या फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर को अग्निवृत्ति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा 63% भूकंप यहीं पे आते हैं। रिंग ऑफ फायर भी इसी को बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और प्रशांत महासागर में ही सबसे ज्यादा ज्वालामुखी, 2/3 ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में ही पाए जाते हैं। ज्वालामुखी जब आपको पढ़ाया जाएगा तब बताया जाएगा, लेकिन तब तक के लिए ध्यान रखिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो अभी क्वेश्चन आया था, सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, यानी विकल्प सी, जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। सुनामी मतलब होता क्या है? समुद्री तूफान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो यह भी जापान ही हो जाएगा। ठीक है, यानी विकल्प बी, जापानी शब्द है तो जापान में कहते होंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।
तरल पदार्थों से होकर गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? PLS, तरल पदार्थों से, लिक्विड से पूछ रहा है, तो लिक्विड से कौन गुजरेगी? यस, सेकेंडरी जो है ये लिक्विड से यानी द्रव से गुजर सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो लिक्विड से कौन गुजर सकता है? यस तरंगे यानी सेकेंडरी वेव्स। और यल तरंगे ये धरातलीय तरंगे हैं, ये धरातल पे गमन करती हैं। सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंगे यल तरंगे होती हैं, और पी तरंगे ठोस में गमन करती हैं। फिर कह रहा है रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? वायु की आर्द्रता, वायु का वेग, भूकंप की तीव्रता, तरल का घनत्व। तो इसका उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। सिस्मोग्राफ किस मापन के लिए काम में लाया जाता है? सागरीय तरंगों को, ज्वार भाटा को, भूकंपीय तरंगों को। तो किसको? भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। कह रहा समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? समभूकंप रेखा, सहभूकंप रेखा, समताप रेखा, समदाब रेखा। तो जहां समान विनाश होता है, समान भूकंप वाले, इसे मानचित्र पे जब आरेखित करते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक रेखा खींच देते हैं। जहां समान बर्बादी हुई है या समान तीव्रता का भूकंप हो तो उसको क्या बोलते हैं? समभूकंपीय रेखा, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। 18 नंबर कह रहा है किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है क्या कहलाता है? समभूकंपीय रेखा। समभूकंपीय रेखा ये होता है कि जहां समभूकंपीय रेखा तो पिछले क्वेश्चन में थे, जहां बर्बादी समान हुई हो, जहां समान तीव्रता का भूकंप हो, उसको क्या बोलते हैं? समभूकंपीय रेखा। लेकिन जिन एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच जहां समान रूप से एक साथ भूकंप का अनुभव किया जाए उसको क्या बोलेंगे? सहभूकंप रेखा। ठीक है, यानी उसको क्या बोलेंगे? सहभूकंप रेखा। ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। आइसोसेसिमल लाइन सहभूकंप रेखा का आकार प्रायः होता है नियमित, अनियमित, वृत्ताकार, एक रेखीय। तो देखिए ये जो है समभूकंपीय रेखा जो है, आइसोसिस्मल लाइन जो है, ये प्रायः अनियमित होती है। कोई निश्चित नहीं कि एक सीधी रेखा होगी या एक वृत्ताकार होगी। तो ये सहभूकंप रेखा कैसी होती है? अनियमित होती है, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। 20 नंबर कह रहा भूकंप का कारण है भू परिभ्रमण, टेक्टोनिज्म, भूघूर्णन, अनच्छादन। तो क्या है इसका? टेक्टोनिज्म, यानी टेक्टोनिक प्लेटों में हलचल, यही तो होगा भूकंप का कारण, चट्टानों का टूटना। तो क्या हो जाएगा? टेक्टोनिज्म, यानी टेक्टोनिक प्लेटों में हलचल। ठीक है, इसी से जब तेज हलचल होती है, यही यहाँ इससे ही टेक्टोनिक प्लेटों के हलचल से ही ज्वालामुखी, भूकंप, उल्कापिंड, तमाम प्रकार की घटनाएं होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अग्निवलय, सर्किल ऑफ फायर, प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कुल भूकंप का लगभग 63%, तो 63% आता है। तो विकल्प में आपका 63 नहीं दिया, 68 दिया है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? लगभग 68% भूकंप रिंग ऑफ फायर या सर्किल ऑफ फायर में, यानी प्रशांत महासागर पेटी में सबसे ज्यादा भूकंप की घटनाएं 68% यही होती हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। निम्न में से कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती है? ज्वालामुखी, अपक्षय, अपर्दन, सुनामी। तो देखिए ज्वालामुखी, अपक्षय और अपर्दन ये सारी घटनाएं तो धरातल के भूपृष्ठ पर ही होती हैं, लेकिन सुनामी जो है ये सागर या समुद्र में होती है, सुनामी धरातल पे नहीं होती है। ठीक है, सुनामी कब आती है? जब जमीन खिसकने की वजह से पैदा होता है। ठीक है, कुल मिला के पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेटों के आधार पे ही ये सारी घटनाएं होती हैं। जब टेक्टोनिक प्लेट में हलचल होती है तभी ये सारी घटनाएं, सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सारी घटनाएं होती हैं। 23 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन सी अनुनमेय प्राकृतिक आपदा है, मतलब जिसका अनुमान नहीं लगा सकते हम लोग? भूकंप, चक्रवात, बवंडर, प्रभंजन।
तो देखिए भूकंप जो है इसी को हम लोग अनुमेय प्राकृतिक आपदा बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि भूकंप का सही ज्ञान नहीं पता चल सकता। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। निम्न में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंप का कारण बताता है? क्या कह रहा है? एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बताता है। एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का आवागमन, यूरोपीय प्लेट के नीचे अफ्रीकी प्लेट का आवागमन, एशियाई प्लेट के नीचे इंडियन प्लेट का आवागमन, पैसिफिक प्लेट के नीचे अमेरिकी प्लेट का आवागमन। तो देखिए निम्न में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांत, एशिया के पूर्वी सीमांत तो कह रहा है ना, तो एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का आवागमन। ठीक है, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए एशिया के पूर्वी सीमांतों में मुख्य कारण यही है कि एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का आवागमन होता रहता है। यह आवागमन भूकंपीय गतिविधि और ज्वालामुखी गतिविधियों को प्रेरित करता है। इसी से एशियाई पूर्वी सीमांतों में भूकंप और ज्वालामुखी की घटनाएं होती हैं। ठीक है, यानी एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का आवागमन के कारण ही एशिया के पूर्वी सीमांतों में भूकंप का एक प्रमुख कारण है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। भूकंप तरंगों के उद्गम बिंदु को क्या कहते हैं? जहां से उद्गम होता है, अधिकेंद्र, फोकस, प्रकाश मंडल, भूकंपी जोन। तो ये क्वेश्चन तो पहले आ चुका है। भूकंप तरंगों के उद्गम बिंदु को हम लोग फोकस बोलते हैं। ठीक है, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प फोकस। ठीक है, 25 क्वेश्चन थे। आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपके कितने सही हुए। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू की सीरीज चल रही है। ठीक है, आप लोग बाकी के जितने चैप्टर हो चुके हैं, चाहे पॉलिटी हो चाहे ज्योग्राफी हो, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग जाके प्लेलिस्ट से प्रत्येक चैप्टर के एमसीक्यू देख सकते हैं। काफी हेल्पफुल ये होगी क्लासेज आपके लिए। आप चाहे जो परीक्षाएं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब हर परीक्षा में आते हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।